नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था, जिसमें एक और नए कॉन्सेप्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। नाम है गुर्जर प्रतिहार और पाल राजवंश। ठीक है ना। दरअसल दोस्तों, जो टॉपिक मैं बेसिकली आपको अंदर सिलेबस में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक का जो है आज के इस टॉपिक में कौन कौन से राजवंश शामिल थे, बट जो टॉपिक है उसमें से हमने सिर्फ दो राजवंशों को ही लिया है आज के सेशन में, और दो राजवंश जो बच जाते हैं उन पर कल वाले सेशन में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि चार राजवंश, प्रमुख राजवंश वाले टॉपिक के अंतर्गत चार राजवंशों को हमें पढ़ना था। अगर हम चारों को एक ही लेक्चर में लेकर आते तो सेशन संभवतः बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार और पाल राजवंश के ऊपर। ठीक है ना। इनके संपूर्ण इतिहास और इनकी शासन व्यवस्था को जानेंगे और अन्य तथ्यों पर भी जो है डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में कल वाले सेशन में जो अन्य दो जो राजवंश बच जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस सब के अलावा प्राचीन इतिहास के अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। आप चाहे तो डिटेल में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल मेरे द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है, प्रज्ञान हिंदी के नाम से। यदि आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको ये सारे सब्जेक्ट जो है पढ़ने को मिलेंगे डिटेल में, नोट्स के साथ में। आइए शुरू करते हैं। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। और यदि सिलेबस की बात करूं मैं, तो दोस्तों यहाँ पर यूनिट 4 अभी चल रही है। ठीक है ना, यूनिट 4 चल रही है और ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर ही है। राजपूतों की उत्पत्ति पर कल हमने चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख राजवंशों पर, जिसमें गुर्जर प्रतिहार और यहाँ पर हम एक पाल वंश, ठीक है, पाल वंश पर चर्चा करेंगे। उसके बाद चंदेल और परमार राजवंश पर कल वाले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। इसके बाद में यूनिट 5 बचेगी। तो यूनिट 5 में 3 टॉपिक मात्र है, लेकिन इसका जो पहला टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, तो इसमें 4 राजवंशों को हमें पढ़ना है। राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव और चालुक्य राजवंश। ठीक है ना। तो इस पर देखना पड़ेगा कि इसमें एक ही सेशन में कवर करना है या अलग अलग सेशनों में इसको लाना पड़ेगा। लेकिन अब ऑलमोस्ट आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट होने ही वाला है। आइए देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट आज इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमने दो राजवंशों को उठाया है, गुर्जर और पाल राजवंश। ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार और पाल राजवंश। तो इसमें बेसिकली जब हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिवंश प्रतिहार राजवंश की, तो इसमें हम इन 6 पॉइंटों पर जो है फोकस करेंगे। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश का परिचय देखेंगे, एकदम संक्षिप्त में देखेंगे, कोई डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा, है ना। जो है परिचय देखेंगे। उसके बाद उनकी शासन प्रणाली, समाज, साहित्य, धर्म और कला, ये 6 पॉइंट है। इसके बाद में जब बात करेंगे पाल राजवंश की, तो यहां पर भी हम सबसे पहले परिचय देखेंगे, प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, संस्कृति और शिक्षा, कला, वस्तु, है ना, और प्रशासन, और लास्ट में इस पाल राजवंश का पतन। तो इस प्रकार से 6 पॉइंटों के माध्यम से दोनों राजवंशों को हम कंप्लीट करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल सटीक रहेगा। और उतना ही कंटेंट मैं आपको यहां पर दे रहा हूं जितना एग्जाम के लिए आवश्यक है। दरअसल ये दोनों राजवंशों संबंधित ही प्रश्न है। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो एक बार रिवीजन इसका जरूर लगा लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की, दरअसल दोस्तों जो आप ये फोटो मेरे पीछे देख रहे हैं, जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो एक झलक इस फोटो पर डाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश में जितने भी शासक, प्रमुख शासक रहे हैं, वो पूरा एक क्रम से दिया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है ना। 650 ईस्वी से लेकर 1036 ईस्वी तक जो है गुर्जर प्रतिहार शासकों ने राजवंश किया, शासन किया था। तो ये सारे शासकों का जो है ये लिस्ट दी गई है, इसको पढ़ लीजिएगा बाद में। ठीक है। जो 6 पॉइंट मैंने आपको इसके अंतर्गत बताए हैं, 6 ही पॉइंट आपके सामने देख पा रहे हैं, इन्हीं पर एक एक करके चर्चा करने वाले। तो आइए सबसे पहले हम परिचय को लेते हैं। दरअसल यदि दोस्तों बात करें कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासन बाय मैप अगर देखें, कि बाय मैप अगर जानना चाहे कि इंडिया में कहां कहां पर था, तो आप जो ये कलर देख रहे हैं ना, एक सेकेंड, पेन लेना पड़ेगा। ठीक है। आप जो दोस्तों ये जो एरिया देख रहे हैं, डार्क एरिया जो देख रहे हैं आप लोग, ये ठीक है, ये जो पिंक कलर देख रहे हैं, ये जो एरिया रहा है, ये गुर्जर प्रतिहार शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया है। ठीक है, इस क्षेत्र पर शासन किया है। ये मैप बेसिकली आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए है, इसको ऑफिशियल ना लेकर चले ना, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। तो ये यहाँ पर जो है इतना जो आप एरिया देख रहे हैं, तो इस एरिया पर जो है यहाँ गुर्जर प्रतिहार शासकों का साम्राज्य था। अब अगर बात करें तो गुप्त साम्राज्य की ही तरह एक जो है विशाल साम्राज्य ये स्थापित कर चुके थे गुर्जर प्रतिहार। इसके अलावा अगर बात करें इनके शासन पद्धति की, तो दोस्तों लगभग लगभग इनकी जो शासन पद्धति थी वो भी गुप्त साम्राज्य या गुप्त शासकों के समान ही हुआ करती थी। अगर हम परिचय की बात करें
तो गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसे कभी कभार प्रतिहार के नाम से भी एग्जाम में डाल दिया जाता है कि प्रतिहार वंश पर चर्चा कीजिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्रतिहार कहे या गुर्जर प्रतिहार कहे ये एक ही वंश है। और दूसरी बात ये कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, चंदेल वंश है, पाल वंश है, परमार वंश है, ये सब राजपूत जो राजपूत वंश रहा है उसी की शाखाएं हैं। जैसे कल वाले सेशन में हमने बात की थी राजपूतों की उत्पत्ति, तो राजपूतों की उत्पत्ति के लिए भी अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे, है ना। किसी ने अग्निकुंड से उनकी उत्पत्ति बताई थी, तो किसी ने कहा था कि ये विदेशी है, विदेशी आक्रमणकारियों के साथ में आए हुए वंशज है, वगैरह वगैरह, सबने अपने हिसाब से जो है वहां पर मत रखे थे। उसी प्रकार से जो वो चाहे कहीं से भी आए हो, वास्तविकता चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्हीं की ये शाखा है जो राजपूत राजवंश रहे हैं, उन्हीं की शाखा है गुर्जर प्रतिहार राजवंश भी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर हम इसके शासन की बात करें भारत में, तो भारत के आप जो चित्र में देख रहे हैं, मैप में देख रहे हैं, इतने विशाल साम्राज्य पर इन्होंने 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया है। 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक, मतलब ये मानकर चलिए कि 700 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में, लगभग लगभग बता रहा हूं मैं, 700 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में इन्होंने जो है एक भारत के मध्य है ना, मध्य उत्तर के बीच में उत्तर और पश्चिमी भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इन्होंने साम्राज्य किया। इस वंश का उदय कहां से माना जाता है, तो इस वंश का जो उदय है ये राजस्थान से माना जाता है। दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान रखना, मैप में समझिए इसको। देखिए ऐसा नहीं है कि जब इनके साम्राज्य की स्थापना, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना हुई तो पूरा साम्राज्य एकदम उनके हाथ में आ गया था, नहीं। शासकों ने बाद में इसका विस्तार किया, लेकिन वास्तविक रूप से जो इनकी उत्पत्ति हुई वो इस क्षेत्र से मानी जाती है। मैं और मार कर लेता हूं, एक सेकेंड, हाइलाइटर। यार ये तो सो ही नहीं कर रहा है, हाइलाइटर का कलर चेंज करके ब्लैक लेते हैं। देखिए गुर्जर प्रतिहार राजवंशों की जो उत्पत्ति है ना, ये उत्पत्ति राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मानी जाती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र से मतलब ये मान चलिए कि राजस्थान, मान लीजिए ये राजस्थान है, तो ये इस एरिया से या इस भाग से गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना मानी जाती है। यहां से गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना यहां से। लेकिन जैसे जैसे शासक आते गए वो अपने साम्राज्य का विस्तार अलग अलग दिशाओं में करते चले गए, और आखिरकार उनका साम्राज्य जो है बांग्लादेश तक हो चुका, वर्तमान बांग्लादेश तक हो चुका। क्लियर है। तो बात के इस वंश का उदय जो है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से माना जाता है, जिसे क्या गुर्जरात्रा प्रदेश भी कहा जाता है। यार कुछ ज्यादा हो रहा ना ये, एक सेकंड को हटा करके पेन लेते वापस से। चलिए ठीक है, तो इस जहां से इनकी शुरुआत हुई थी, जैसे मैंने ये क्षेत्र आपको बताया जहां से इनकी उत्पत्ति हुई, उदय हुआ, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था दोस्तों, इसको कहा जाता था गुर्जरात्रा प्रदेश। क्या? गुर्जरात्रा प्रदेश। तो राजस्थान के इस क्षेत्र को गुर्जरात्रा प्रदेश कहने के पीछे कारण ही यह था कि यहां से ही गुर्जर प्रतिहार राजवंश की उत्पत्ति या उदय हुआ था। प्रतिहार शासक स्वयं को भगवान राम के अनुज मानते थे। अनुज, भगवान राम के अनुज जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण के वंशज मानते, माफ कीजिएगा अनुज नहीं, बल्कि भगवान राम के अनुज मतलब छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज मानते थे। और प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो बोलते हैं ना, प्रतिहार, प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। जिस तरह से भगवान राम के द्वारपाल लक्ष्मण हुआ करते, उनके अनुज छोटे भाई लक्ष्मण हुआ करते थे, ठीक है, तो उसी को प्रतिहार कहा जाता था। और इसीलिए ये अपने सरनेम के पीछे जो है प्रतिहार लगाते हैं, गुर्जर प्रतिहार इनको इसीलिए कहा जाता है। तो दो तीन बातें यहां पर एग्जैक्टली आप लोग याद रखेंगे। गुर्जर प्रतिहार शासकों ने एक उत्तर पश्चिम भारत के एक विशाल क्षेत्र पर काफी लंबे समय तक शासन किया। लंबे समय तक दैट मींस की 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य में इन्होंने शासन किया। इनके उदय की बात करें तो राजस्थान के गुर्जरात्रा प्रदेश से इनका उदय माना जाता है। और ये जो वंशज रहे हैं, ये वंशज भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज, अपने आप को वो छोटे लक्ष्मण के वंशज मानते थे। दैट्स ऑल। आगे बात करते हैं इनकी शासन पद्धति की, शासन प्रणाली की। तो शासन प्रणाली की दोस्तों अगर बात करें तो प्रतिहारों की शासन व्यवस्था जो है गुप्त साम्राज्य के शासकों को फॉलो करती थी, समझ लीजिए आप, गुप्त साम्राज्य के समान थी, गुप्त साम्राज्य के समान थी, है ना। और बेसिकली उनके साम्राज्य विस्तार को देखा जाए तो वो भी गुप्त साम्राज्य के लगभग समान ही था।
इनमें अर्थात कि गुर्जर प्रतिहारों में जो राजा हुआ करते थे वो राजा राजा का पद ही सर्वोच्च पद हुआ करता था और वही प्रधान सेनापति भी हुआ करते थे। इतना ही नहीं, राजा का पद सर्वोच्च होता था, मतलब राज्य में राजा से ऊपर और कोई नहीं था। वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश में ही जो है महाराजाधिराज या परमेश्वर जैसी उपाधि राजा धारण किया करते थे। मतलब राजा को कोई राजा नहीं बल्कि या तो महाराजाधिराज कहेंगे या परमेश्वर कहते थे। और इनका जो शासन था ये वंशानुगत था, है ना, पिता के बाद उनके पुत्र को शासन प्राप्त होगा। क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इनके साम्राज्य विस्तार की बात करें, साम्राज्य जो इनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था, उस पूरे साम्राज्य को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में इन्होंने बांट रखा, छोटे छोटे भागों में बांट रखा था। जैसे कि पूरा साम्राज्य मतलब पूरा देश जो है भुक्तियों में बटा हुआ था। भुक्तियों में ध्यान रखना, भुक्ति मतलब प्रांत, भुक्ति यानी कि प्रांत। तो पूरा देश किसमें, प्रांतों में बटा हुआ था, मतलब भुक्ति में बटा हुआ था। वो जो ये भुक्ति देखिए, साम्राज्य का प्रमुख पद किसका था, राजा का था। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति कौन, राजा हो गया। उससे छोटे पूरा साम्राज्य किसमें बटा हुआ था, छोटे छोटे प्रांतों में, मतलब भुक्तियों में। और भुक्तियों का प्रमुख कौन होता था, उपरी का। क्या, उपरी का, ध्यान रखना, उपरी का। इसके बाद में जो ये भुक्ति मतलब जो प्रांत थे, ये प्रांत भी जो है छोटे छोटे मंडलों में बटा हुआ था। किसमें, भुक्ति मंडलों में बटा हुआ था, भुक्ति मंडलों में बटा हुआ था। और मंडल के प्रमुख कौन होते थे, विषयपति। कौन, विषयपति। और उसी प्रकार से जो ये मंडल है ना, ये मंडल दोस्तों पट्टाला में बटा हुआ था। पट्टाला में, मंडल पट्टाला में बटे हुए थे। और इस पट्टाला के प्रमुख कौन थे, भोजपट्टी। क्या थे, भोजपट्टी। और ये पट्टाला जो है ये छोटे छोटे गांवों का समूह हुआ करता था, मतलब गांवों में बटा हुआ था। ठीक है, पट्टाला गांवों में बटा हुआ था। और गांवों का प्रमुख कौन था, तो यहां पर देखिए महत्तर, महत्तर याद रखिएगा। तो गांव का पूरा व्यवस्था देखना महत्तर की जिम्मेदारी हुआ करती थी। क्लियर है। तो गांव का प्रशासन, लेकिन उस समय कुछ नगर भी थे, शहर भी थे। तो शहर या नगरों का जो प्रशासन था उसके लिए एक अलग से परिषद की व्यवस्था की गई थी। परिषद का प्रमुख कौन होता था, गोष्ठी, गोष्ठी या पंचकुला, गोष्ठी या पंचकुला। तो इस प्रकार याद रखिएगा इसको, सुनिए। साम्राज्य का प्रमुख व्यक्ति राजा, सम्राट, महाराजाधिराज या परमेश्वर। क्लियर है। साम्राज्य छोटे छोटे भुक्तियों में बटा हुआ था। भुक्ति का प्रमुख उपरी का, और भुक्तियां जो है मंडलों में बटी हुई थी। मंडल का प्रमुख विषयपति। और जो मंडल थे, मंडल पट्टाला में बटे हुए थे। पट्टाला के प्रमुख भोजपट्टी। वो जो ये पट्टाला थे वो गांवों में बटे हुए थे। गांव का प्रमुख महत्तर। और गांव के समान ही जो नगर हुआ करते थे, नगर का प्रशासन परिषद के तहत होता था। वो परिषद का प्रमुख होता था गोष्ठी या पंचकुला। बात समझ आई पूरी कहानी। तो इस प्रकार से इनकी शासन व्यवस्था पूरी एक तरह से जो है सूत्रबद्ध थी। पूरा शासन व्यवस्था एक सूत्र में बंधी हुई थी और सटीक रूप से और व्यवस्थित रूप से इनकी प्रशासन व्यवस्था संचालित होती थी। इसके अलावा यदि बात करें इनके सामाजिक व्यवस्था की, तो प्रतिहार काल में समाज जाति व्यवस्था पर आधारित था, जाति व्यवस्था पर आधारित था। प्रतिहार या गुर्जर शासन काल में समाज जाति व्यवस्था में बटी हुई थी। जाति व्यवस्था में 4 वर्ग हुआ करते थे, 4 वर्ग हुआ करते थे, जिनके बारे में आप भली भांति जानते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। पूरी समाज इन 4 वर्गों में बटी हुई थी। और इसमें अगर हम बात करें राजपूतों की, तो राजपूतों की 36 प्रजातियां या 36 जातियां उस समय प्रसिद्ध थी, प्रचलित थी, 36 जातियां। और इन 36 जातियों में जो सबसे ज्यादा प्रचलित थे, प्रमुख थे, वो थे चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, परमार, गोहिल, चंदेल, कछवाहा और मेध। ये वो जातियां हैं राजपूतों की जिन्होंने भारत के किसी न किसी क्षेत्र में शासन किया है। क्लियर। इसके बाद में अगर साहित्य की बात करें तो इनके समय में संस्कृत साहित्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ। संस्कृत साहित्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ। प्रसिद्ध संस्कृत कवि जैसे प्रसिद्ध संस्कृत कवि, नाटककार और आलोचक जो रहे हैं, जिनका नाम है राजशेखर, राजशेखर, इन्होंने इस काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई महत्वपूर्ण रचनाएं भी की है। जैसे काव्य मीमांसा राजशेखर जी की ही रचना है। इसके अलावा कर्पूर मंजरी और अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी, ये महत्वपूर्ण रचना है। ये महत्वपूर्ण रचना जिसे वर्तमान में भी, आधुनिक समय में भी पढ़ा जाता है साहित्य के रूप में।
ये राजशेखर जी की रचना थी, जो कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के समय में उल्लेखित थी। उन्होंने तंत्रकालीन राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों पर भी प्रकाश डाला है अपने ग्रंथों के माध्यम से। इसके अलावा यदि धर्म की बात करें तो दोस्तों प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे, ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे और हिंदू वैदिक परंपराओं को ही संरक्षित करते थे। बौद्ध धर्म का संरक्षण इन्होंने नहीं किया। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का संरक्षण नहीं किया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहार हिंदू धर्म के अनुयायी होने के साथ साथ बौद्ध धर्म के का भी संरक्षण करते थे, यस और नो? तो आपको राइट मारना है नो पर। क्लियर है? अंतिम इसमें बिंदु है कला का। साहित्य में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था, याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। उसी प्रकार से यदि हम कला की बात करें तो कला के अंतर्गत प्रतिहार काल में कला और वास्तुकला का विशेष विकास हुआ। कला और कला में वास्तुकला का, ठीक है। इस काल की प्रतिमाओं में गुप्त काल की जो विशेषताएं थी, गुप्त काल की कलात्मक जो विशेषताएं थी वो विशेष परिलक्षित होती है, या ऐसा समझिए कि इस काल की प्रतिमाओं में गुप्त काल की अनेक विशेषताएं समाहित है। प्रतिहार कला शैली की प्रतिमाएं मध्यकालीन शैली की तुलना में अधिक प्रभावशाली और सुंदर है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बरुआ सागर का एक विशाल मंदिर है, जो प्रतिहार कला का एक सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता, सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर कई सुंदर मूर्तियां उकेरी गई है, जो उस समय के कलाकारों की कुशलता को दिखाती है। साथ ही प्रतिहार वंश के शासनकाल में उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता व्याप्त थी, सांस्कृतिक विकास हुआ, कला के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसने भारतीय इतिहास में इस वंश को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उम्मीद करता हूं गुर्जर प्रतिहार शासन वंश के संबंध में जितनी आवश्यक जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, बिल्कुल सटीक रूप से और उसी रूप में आप तक पहुंची होगी और आप लोग जो है इससे अवगत हुए होंगे। आगे हम बात करने वाले हैं इसके बाद में अगले राजवंश, जिसे हम कहते हैं पाल राजवंश। पाल राजवंश, पाल राजवंश में भी हमें 6 पॉइंटों को फॉलो करने हैं। पाल राजवंश में एक बात दिमाग में, पाल जैसे ही पाल राजवंश आए ना तो धर्मपाल सबसे पहले याद आना चाहिए। हालांकि ये पाल राजवंश के दूसरे सम्राट थे, दूसरे राजा थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली जो शासक रहे हैं पाल राजवंश में वो धर्मपाल ही रहे हैं। इसलिए जब भी पाल वंश की याद आए तो धर्मपाल जरूर याद आने चाहिए। 6 पॉइंटों पर डिस्कस करें। सबसे पहले परिचय बात करेंगे, प्रमुख शासकों पे बात करेंगे, संस्कृति शिक्षा, कला वास्तुकला, प्रशासन और पतन पर बात करेंगे। इसी प्रकार से 6 पॉइंटों को फॉलो करते हुए वन बाय वन करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। आइए बढ़ते हैं फटाफट बिना टाइम गवाए। सबसे पहले बात करते हैं परिचय की। तो परिचय के अंतर्गत वाय में एक बार फिर से समझ लीजिए कि पाल शासकों का साम्राज्य जो था कहां से कहां तक फैला हुआ था। दोस्तों मैं यहां पर मैं वापस से मार्कर लेता हूं, हाइलाइटर लेता हूं, उसी से आप देखिए ये जो बॉर्डर आपको नजर आ रही है, जो अंडरलाइन कर रहा हूं ना मैं, ये पूरा क्षेत्र पाल राजवंश के अंदर समाहित था। ये पूरा क्षेत्र पाल राजवंश का था, ठीक है। ये लिखा हुआ भी है पाल एम्पायर, पाल एम्पायर, ठीक है। अब आगे जब पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। कहां पर आ रहा है? भारत के उत्तर पश्चिम का उत्तर पूर्व का क्षेत्र आ रहा है। उत्तर पूर्व का क्षेत्र, इसमें पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आ चुका है, उत्तर प्रदेश आ चुका है, बिहार हो चुका है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है ना। उस समय तो बंगाल एक ही था, बांग्लादेश, ठीक है। तो आज बंगाल एक ही था, आज बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल अलग अलग बन चुके हैं, तो वो दोनों ही इसमें शामिल थे। पाल वंश भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण वंश रहा है, जिसने 8 से लेकर के 12वीं शताब्दी तक शासन किया है भारत में। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बंगाल और बिहार, वर्तमान का जो जो प्रमुख एरिया है वो बंगाल और बिहार का एरिया प्रमुख रूप से है। तो वर्तमान के बंगाल और बिहार के क्षेत्रों पर इन्होंने लंबे समय तक शासन किया। इस वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। किसने? गोपाल ने की थी, जो इससे पहले के सम्राट, जो इस साम्राज्य के पहले सम्राट थे। इसकी स्थापना किसने की? गोपाल ने। मतलब पहले सम्राट कौन थे? गोपाल। कब की थी? 750 ईस्वी में। कहां कहां पर प्रमुख रूप से शासन था? बंगाल और बिहार में इनका प्रमुख शासन था। आइए जरा आगे बात करते हैं इनके प्रमुख शासकों की। प्रमुख शासकों के रूप में दोस्तों हम कुछ ये 3 शासकों विशेष रूप से पढ़ेंगे। वैसे शासक ज्यादा है, लेकिन 3 शासकों पर हम विशेष रूप से फोकस करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण शासक यही है और यहीं से प्रश्न एग्जाम में प्रश्न भी यहीं से आता है, इससे बाहर नहीं जाएगा।
प्रमुख शासक के रूप में सबसे पहले हम बात करेंगे गोपाल की। 750 से 770 ईस्वी के मध्य में इन्होंने शासन किया, मतलब कि 20 वर्षों तक गोपाल ने शासन किया पाल साम्राज्य पर। पाल वंश के, इनको पाल वंश के संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना गोपाल ने ही की थी, जिन्होंने बंगाल और मगध, मगध मतलब वर्तमान का बिहार है ना, याद रखिएगा, तो बंगाल और मगध को इन्होंने मिलाया। उन्होंने ओदंतपुरी में एक बौद्ध मठ की भी स्थापना की और साथ ही ये बौद्ध धर्म के समर्थक माने जाते हैं, बौद्ध धर्म के समर्थक। लेकिन बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है ना, महायान शाखा और एक हीनयान शाखा, महायान शाखा के समर्थक रहे हैं। तो गोपाल बौद्ध धर्म के समर्थक थे, ठीक है, अच्छी बात है, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। किस शाखा के समर्थक थे? महायान शाखा के। इसके बाद में जो शासक रहे यहाँ के, वो रहे धर्मपाल। धर्मपाल दरअसल गोपाल के ये उत्तराधिकारी मतलब उनके पुत्र रहे हैं, जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रतिहार और राष्ट्रकूटों से एक त्रिपक्षीय संघर्ष किया। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, है ना, इनके साथ में इन्होंने संघर्ष किया, युद्ध किया था। उन्होंने कन्नौज पर विजय भी प्राप्त की, याद रखिएगा, कन्नौज पर आक्रमण करने के चक्कर में ही ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और कन्नौज, इन पर इन्होंने विजय प्राप्त की, कन्नौज पर अधिकार कर लिया और वहां पर एक भव्य दरबार आयोजित किया जिसमें कई पड़ोसी राज्यों के शासकों ने भाग लिया था। और बात करें धर्मपाल के बाद में तो देवपाल, देवपाल यहाँ के उत्तराधिकारी हुए। धर्मपाल के उत्तराधिकारी जिन्होंने साम्राज्य का अथक विस्तार किया, असम, उड़ीसा, कामरूप जो है तक इन्होंने अपने शासन का विस्तार किया। उन्होंने मगध में कई मंदिर और मठों का भी निर्माण करवाया। इसके बाद में यदि बात करें इनके संस्कृति और शिक्षा की क्या हालत थी इनके समय में, प्रमुख पाल शासकों के समय में संस्कृति और शिक्षा की क्या हालत थी, क्या स्थिति थी, तो पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक तो थे ही, है ना, इससे कोई इनकार नहीं किया सकता। पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में शिक्षा और कला का विशेष विकास हुआ। उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालयों का संरक्षण किया, जो उस समय के प्रमुख शिक्षा केंद्र हुआ करते थे। तो अगर इन्होंने क्षति नहीं पहुंचाई किसी धर्म को और बौद्ध धर्म का संरक्षण किया है, संभवतः संस्कृति और शिक्षा का अथक विकास उस समय में हुआ है। इसके अलावा कला और वास्तुकला की यदि बात की जाए, कला और वास्तुकला का क्या हाल था, तो पाल वंश के शासनकाल में पाल मूर्ति कला नामक जो विशिष्ट कला शैली थी वो बहुत ज्यादा विकसित हुई, जिसमें टेराकोटा मूर्तिकला और चित्रकला को महत्व दिया गया है। टेराकोटा मूर्ति और चित्रकला जो रही है, इसकी विशेषता रही है, ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी देखने को मिली है ना। धर्मपाल द्वारा निर्मित सोमपुरा महाविहार वर्तमान के पहाड़पुर, कहां पर, बांग्लादेश का जो वर्तमान में पहाड़पुर है, वहां से वहां के सोमपुरा है ना, वहां विहार इस वंश की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में प्रशासन के रूप में देखा जाए तो पाल शासकों ने एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। उनके अभिलेखों में विभिन्न अधिकारियों और सामंतों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें सैन्य सेवाओं के बदले में भूमि दी जाती थी। शाही अधिकारियों की उपाधियों में महादोषधानिका और महाकर्तनिका और महासंघी विग्राहिका आदि शामिल थे। दोस्तों इतने टफ जो वर्ड आ रहे हैं ना, इसको देख लीजिएगा, पढ़ के प्रॉब्लम आए ना तो इसको हटा दीजिएगा आप लोग, मैं इतने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल मैं इसी को शॉर्ट कर देता हूं, यहीं पे देखिए, पाल शासकों ने एक संगठित प्रशासन प्रणाली विकसित की थी। संगठित का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने जब अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो सिर्फ विस्तार करने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो प्रशासनिक व्यवस्था या जितना क्षेत्र उनके पास में है उसको उन्होंने संगठित रखने पर भी ध्यान दिया था, उसको अखंड रखने पर भी ध्यान दिया था, ताकि कोई उन पर आक्रमण करके अधिकार न कर ले। तो अपने पूरे प्रशासन को उन्होंने संगठित रखा। उनके जो अभिलेख हमको मिले हैं, उन अभिलेखों में कई अधिकारियों की चर्चा मिली है, कई सामंतों की चर्चा मिली है। इनको और इन अधिकारियों और सामंतों को जो इनके द्वारा जो सेवाएं दी जाती थी, उन सेवाओं के बदले पैसे नहीं बल्कि भूमि दी जाती थी। ये हमको पाल के समय के अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। शाही अधिकारियों की ये उपाधियां हैं, ये उपाधियां हैं, अगर ये उपाधियां नहीं भी बताओगे ना तो भी एग्जाम में चलेगा, और अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ये 3 उपाधियों में से जो भी आपको याद हो जाए, एक आधी उपाधि का नाम याद हो जाएगा, चलेगा।
चलिए इसके बाद में बात करते हैं पतन की। तो 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में पाल साम्राज्य कमजोर होने लगा, जिससे सेन वंश के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंततः पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था, जिसके बाद में सेन वंश ने सत्ता संभाल ली। तो यहां से 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पाल के बाद में कौन सा वंश आता है? सेन वंश। अच्छा, पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? गोविंद पाल। ठीक है, गोविंद पाल। पहले शासक गोपाल और आखिरी शासक गोविंद पाल और प्रमुख शासक धर्मपाल। क्लियर है? इसके सभी शासकों के नाम के पीछे ना पाल लगा रहेगा। ठीक है, ज्यादा कुछ इतना टफ तो था नहीं। कंटेंट, महत्वपूर्ण कंटेंट देना मेरा प्रमुख उद्देश्य था, जिसमें मैं सफल रहा हूं। कंटेंट मैंने आपको अच्छा दिया है। उम्मीद करता हूं यदि आपने पूरे फोकस के साथ सेशन देखा होगा तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही। अगले सेशन में बात करने वाले हैं हम चंदेल वंश और परमार वंश पर। ठीक है ना, मैं प्रारंभ में बता चुका था, 2 राजवंशों पर हम बात कर चुके हैं। अब चंदेल और परमार राजवंश पर हम कल वाले सेशन में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि सभी पीडीएफ आपको एक ही जगह मिल जाए, एक ही स्थान पर मिल जाए, तो फिर उसके लिए आपको जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को विजिट करना होगा, ज्वाइन करना होगा, वहां पर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है ना, सभी लेक्चर सब कुछ जो है आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाएंगे। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।